आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th साइंस चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो बच्चों आप सभी को पता होगा पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आप सभी हवा में सांस लेते हैं और सभी पानी पीते हैं। यदि ये दूषित हवा होगी तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, और यदि पानी दूषित होगा तो भी हम बीमार हो जाएंगे। तो जब हमारे बड़े थे तो वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट what it used to be. Our elders talk about the blue sky, clean water and fresh air that was available in their times. तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं तो वो हमें क्या बताते हैं, जब वो जब उनके सामने कैसा था, एकदम पानी बिल्कुल साफ था और जो हवा थी वो भी शुद्ध थी और आकाश कैसा था, एकदम नीला। लेकिन नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो है मीडिया लगातार बता रही है कि किस प्रकार से गुणवत्ता गिरती जा रही है एनवायरनमेंट की। वी आवर सेल्स फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइव्स। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग। तो बच्चों आप सभी देखते होंगे कि अब जो है क्वालिटी गिरती जा रही है, पानी भी गंदा हो रहा है और हवा भी दूषित हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग जो है बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और ये जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वी शडर ऑफ इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे बी नो लॉन्गर बी अवेलेबल। तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम ये जो है सोच सकते हैं कि आगे के समय में हमें ना तो पानी साफ मिलेगा और ना ही एयर साफ मिलेगी। तो यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो आप सभी ने अपनी पिछली क्लासों में जो है हवा और पानी की इम्पोर्टेंस पता चली होगी आपको कि हवा और पानी हमारे लिए कितने जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हवा और पानी जो है हमारे जीवन में इनका क्या रोल है और ये हमारे आसपास जो है इसका हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए एयर पोल्यूशन। तो हवा में सभी सांस लेते हैं। आदमी जो है खाने के बिना कुछ दिन तक रह सकता है, लेकिन सांस लिए बिना वो कुछ मिनट ही रह सकता है। तो वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम जो है कुछ समय खाने के बिना रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट विदाउट एयर। लेकिन हम कुछ मिनट भी हवा के बिना नहीं रह सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो ये जो है छोटी सी बात हमें बताती है कि साफ हवा का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यू ऑलरेडी नो दैट air consists of a mixture of gases by volume. About 78 of this mixture is nitrogen and about 21 is oxygen. Carbon dioxide, organ methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. तो आप सभी को पता होगा हवा जो है कई गैसों का एक मिक्सचर है। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, 78% होती है नाइट्रोजन और उसके बाद 28% होती है ऑक्सीजन। तो ये दोनों है 78 और 21। तो इसके बाद जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी होती है, मीथेन होती है, ओजोन होती है, वाटर वेपर होता है। तो ये सब जब मिल जाती है तब क्या बनती है, हवा। तो समझ में आया हवा क्या होती है, कई चीज़ों के मिक्सचर होती है। अब देखिए एक्टिविटी 18.1। तो जब आप सड़क पे जाते हो, जब आप ट्रैफिक में जाते हो तो क्या करते हो, अपने मुंह पे कपड़ा बांधते हो कि नहीं बांधते हो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हमारे जो सांस में वो धुआं ना जाए। तो यू मे हैव कवर्ड your nose while passing a brick kiln emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. On the basis of your experience compare the quality of air at the places given below. तो इसी परिस्थिति के अनुसार जो है आप जो है यहाँ पर इमेजिन कीजिए इन प्लेसेस पे कैसी हवा होगी। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो तो जब हवा दूषित हवा होती है, जब आप ट्रैफिक में होते हो तो अपने मुंह पे क्या करते हो, कपड़ा लपेट लेते हो। यदि आप कपड़ा नहीं लपेटोगे तो क्या होगा, आप खांसना चालू कर दोगे रोड पे चलते हुए। तो यहाँ पे जो प्लेस दिए गए हैं अब इमेजिन कीजिए कि इनकी हवा कैसी होगी। अ पार्क एंड अ बिजी रोड।
एक पार्क में कैसी होगी और एक बिजी रोड पे कैसी होगी। तो ऑब्वियसली जो है पार्क में साफ सुथरी होगी क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, और एक बिजी रोड क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है तो वहाँ पे दूषित होगी। रेजिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो रेजिडेंशियल एरिया में लोग रहते हैं तो वहाँ पे हवा शुद्ध होगी, यानी कि कुछ शुद्ध होगी। एंड इंडस्ट्रियल एरिया क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं तो धुआं निकलता रहता है तो कैसी होगी, दूषित होगी। अ बिजी ट्रैफिक इंटरेक्शन एट डिफरेंट टाइम और डे, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो बताइए एक बिजी ट्रैफिक जब होगा तो उसमें सुबह के समय कैसी होगी, कुछ सही होगी, आफ्टरनून में थोड़ी खराब होगी, और अंत में इवनिंग में कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। अब देखिए अ विलेज एंड अ टाउन, एक विलेज में कैसी होगी और एक गांव में, यानी कि एक गांव में कैसी होगी और एक शहर में कैसी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो विलेज होते हैं वहाँ पे तो इतनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती है तो वहाँ की हवा कैसी होगी, शुद्ध होगी। लेकिन जो टाउन एरिया है वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है तो वहाँ की हवा कैसी हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो इन सभी परिस्थितियों से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ की हवा कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। अब देखिए आपने ये ऑब्जर्वेशन किया, ऑन योर ऑब्जर्वेशन इन दी अबव एक्टिविटी कुड बी डिफरेंस इन दी अमाउंट ऑफ स्मोक इन दी एटमॉस्फेयर। तो अब आप देख रहे हैं ये जो जितनी भी एक्टिविटी थी इसमें जो है एटमॉस्फेयर में कितना ही ज़्यादा धुआं चला गया। तो डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है। एडिशन सच सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर modified it when air contained by unwanted substance which have harmful effect on both the living and a non-living. It is referred to as air pollution. तो जब हवा में जो है दूषित धुआं उसमें मिल जाता है और उसके जो है सब्सटेंस बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो दोनों के लिए ही दूषित मतलब खराब होता है, वो नॉन लिविंग के लिए भी और लिविंग थिंग के लिए भी। तो यही क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो हवा दूषित कैसे हो जाती है, जब उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्मोक मिल जाता है, यानी कि धुआं मिल जाता है। तो जब हवा में धुआं मिल जाएगा, जो अनवांटेड सब्सटेंस होंगे वो मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूटेड हो जाएगी, हवा दूषित हो जाएगी। तो इसीलिए जो है शहरी इलाकों की हवा जो है ज़्यादातर दूषित ही रहती है। अब देखिए हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, यानी कि हवा जो है किस प्रकार से दूषित होती है। तो दिस सब्सटेंस विच कंटेंट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये सब क्या कहलाते हैं, जो भी हवा में मिलता है एयर पोल्यूटेंट। समटाइम्स सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक eruptions. Pollution are also added to the atmosphere by certain human activities. The sources of air pollution are factories, power plant, automobile, exhaust and burning of the firewood and dung. तो कई बार जो है ये मानव के द्वारा जो है बनाई गई होती है। जैसे कि आप कई घरों में जो है बहुत सारा स्मोक करते हो, गाड़ियों से स्मोक निकलता है वो भी होता है। कई बार ये वोल्केनो से होता है। कई बार जो है एटमॉस्फेयर में जो है आदमी द्वारा एक्टिविटी की जाती है उनके द्वारा पोल्यूटेड होता है। कई बार जो है फैक्ट्रियों से होता है, पावर प्लांट से होता है, ऑटोमोबाइल से होता है, और जो जंगलों में जो लकड़ी जलाई जाती है उससे भी होता है, और जो डंग केक यानी कि जो गोबर के जो उपले जलाए जाते हैं उनसे भी ये होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी एयर पोल्यूटेड हो जाती है। अब देखिए यू माइट हैव रीड द न्यूज़पेपर दैट respiratory problem among children are rising day by day. Conduct a survey of household in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problem. यानी कि सांस से संबंधित बीमारियों से कितने ही जो बच्चे हैं वो डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन जो है वो ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपने अगल बगल में पता कीजिए कि सांस से संबंधित बीमारियों से कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर काउज्ड बाय एयर पोल्यूशन। तो ये सारी जो सांस से संबंधित बीमारियां जो किसके कारण बढ़ रही हैं, एयर पोल्यूशन के कारण बढ़ रही है। तो लेट अस नो ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस ऑफ पोल्यूशन विच आर प्रेजेंट्स इन दी पोल्यूटेड एयर। तो अब जो है हमें सब्सटेंस पता करने हैं जो कि हमारी हवा को दूषित कर रहे हैं। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली दी नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज इन आवर सिटीज। तो बच्चों
जब हम कहीं जाते हैं तो हम किसी ना किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते, बिना व्हीकल के हम कहीं भी नहीं जाते। तो जब हम सड़क पर निकलते तो हम देखते हैं ना कितने सारे इंक्रीज हो रहे हैं व्हीकल्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। तो जब व्हीकल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, हाईली लेवल पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, और ये जो है ये हवा को और भी ज़्यादा दूषित करती है। तो व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल्स पोल्यूशन पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। तो इसके द्वारा क्या क्या मिलता है, हवा किस प्रकार से दूषित होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाती है, और ये धुआं भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर किसको दूषित कर देती है, हमारी वायु को दूषित कर देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीटेड बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। तो ये किससे बनती है, पेट्रोल और डीजल से। इससे क्या बनता है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। तो जो भी गाड़ियां चलाती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के द्वारा ही चलती, बिना पेट्रोल डीजल की कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। तो जब भी हम गाड़ी और पेट्रोल मतलब डीजल से जो है गाड़ी चलाते हैं या पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं, तो हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्रीज कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो इट इज पॉइजनस गैस। तो ये कैसी है, एक जहरीली गैस है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ये हमारे क्या करती है, खून में जो हमारे जो ब्लड में हमारे क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको घटाती है। तो ये किस प्रकार से निकलती है, ये पेट्रोल और डीजल से निकलती है। और इसका प्रभाव कैसा होता है, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है और हमारे ब्लड पे होता है, और ये जहरीली गैस होती है। तो जैसे जैसे हम इसको अपनी सांस के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो खून के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, उसका लेवल कम होता जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा दूषित हवा हमारे लिए क्या, सबसे ज़्यादा दूषित क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये सीधे हमारे ब्लड पे प्रहार कर रही है। अब देखिए, many industries are also responsible for causing air pollution। तो कितनी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसके लिए हैं, वो पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो है जितनी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, आप सभी को पता होगा ना, गैस जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और जो है जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बनाया जाता है तो उससे क्या निकलती है, उससे बहुत ही ज़्यादा गैसेज निकलती है। इसमें क्या सबसे खतरनाक गैस क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द प्रोड्यूस्ड बाय कंबंशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। तो जब पावर प्लांट में कोल जलता है, कोयला जलता है, तो उससे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में मिश्रित हो जाती है तो क्या करती है, हमारे ऊपर दूषित प्रभाव डालती है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। तो आपने पिछले चैप्टर में 5 में भी पढ़ा होगा किस प्रकार से जो है फॉसिल फ्यूल जलने से हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या करती है, हमारे लंग्स को भी परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो समझ में आया ये किस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। अब देखिए, अदर काइंड ऑफ पोल्यूशन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद क्या आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पोल्यूशन का एक आधार है, यानी कि प्रकार है। तो विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स एंड aerosol sprays। CFC damaged the ozone layer of the atmosphere। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक प्रकार का खतरनाक केमिकल होता है, खतरनाक गैस होती है, जो कहाँ पे यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में। यानी कि जो ठंडक होती है, ठंडक पैदा करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर किस में इस्तेमाल की जाती है, आपके घर में फ्रिज होगा उसमें इसमें इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर के घर में एयर कंडीशनर होगा उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। तो इन सब के अंदर क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। और इसके बाद जो है एरोसोल स्प्रे, उसका भी इस्तेमाल होता है, उससे भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो CFC सबसे ज़्यादा किसको डैमेज कर रही है, ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है, प्रकाश
के अंदर जो भी मतलब सूर्य से जो सीधे प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है वो उसको रोकती है। तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा बचाव कौन कर रहा है? ओजोन लेयर कर रही है। तो हमारे एटमॉस्फेयर को कौन बचा रहा है? ओजोन लेयर बचा रही है। और इसको कौन परेशान मतलब इसको कौन ख़त्म कर रहा है? इसको कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो रिकॉल दैट दी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन। हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल? Try to find out about it. Thankfully, less harmful chemicals are now being used in place of CFCs. तो बच्चों, आपने ओजोन लेयर में छेद के बारे में सुना है? तो सभी ने सुना होगा कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहा है। तो ये छेद क्यों हो रहा है? ये छेद हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कि हमारे मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रही है। तो ये केमिकल जैसे पर्यावरण में आता है तो ऊपर को जाता है, और जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? हमारी जो ओजोन परत है उसमें छेद होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए ये जो ओजोन परत है हमें किससे बचाती है? ये हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो कि सूर्य से हम सीधे हमारी तरफ आती है यदि ओजोन परत ना हो। इन कंडीशन टू द अबव मेंशन्ड gases, automobile which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They produce visibility when inhaled. They cause disease. Such particles are also produced during. तो बच्चों समझ में आया? तो जो है ओजोन परत को किस प्रकार से हमारी नुकसान हो रहा है। तो जितने भी हम ये एसी वगैरह चलाते हैं, हम फ्रिज चलाते हैं, तो उसके द्वारा किस में नुकसान हो रहा है? उससे ओजोन परत में नुकसान हो रहा है। तो समझ में आया? चलिए अब देखिए 18.3 केस स्टडी दी ताजमहल। तो ताजमहल आपने देखा है, सभी ने ज़्यादातर लोगों ने ताजमहल देखा है। तो द इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन द अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग ऑटोमोबाइल केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन responsible for producing pollution like sulfur dioxide and nitrogen oxide. तो ये जो ताजमहल के हैं, तो ताजमहल जो है आपने देखा होगा, तो उसके अगल बगल का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है? पोल्यूशन निकलता है। पोल्यूशन से क्या निकल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये क्या कर रही हैं? ताजमहल को दूषित कर रही हैं, उसको काला कर रही हैं। तो उससे जो है ताजमहल किसका बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। लेकिन उस पर क्या हो रहा है? वहाँ का जो पोल्यूशन है उसको पोल्यूशन की वजह से वो खराब हो रहा है। तो यहाँ पे उसमें कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। तो दीज गैसेज रीच विद द वाटर वेपर प्रेजेंस इन द एटमोसफेयर टू फॉर्म sulfur acid and nitric acid. The acid drop down with rain, making the rain acidic. This is called acid rain. Acid rain accord the marble of the monument. The phenomenon is also called marble cancer. तो बच्चों इससे जो कौन सी वो पैदा होती है? इससे खतरनाक एसिड निकलता है, जो कि जब वो पानी के अंदर मिल जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? फिर वो एसिड रेन बन जाता है। जो वो एसिड रेन जो है ताजमहल के ऊपर बनता है, तो ताजमहल पे क्या होता है? मार्बल कैंसर होता है, यानी कि ताजमहल का क्षरण चालू हो जाता है। तो इसीलिए जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दूषित हो रहा है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर सच एज दी सूट पार्टिकल इमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड बाय येलोइंग ऑफ द मार्बल। तो मार्बल जो है कैसा हो जाता है? उसका कलर पीला हो जाता है, जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से जो हो रहा है उसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? पीलेपन आ जाता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू सेव द ताज. It has ordered industries to switch to cleaner fuel like CNG and LPG. Moreover, the automobile should switch over to unleaded पेट्रोल इन दी ताज जोन. यानी कि वहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? दो ही चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो CNG का या LPG का. उसके अलावा किसी भी चीज़ का पेट्रोल का आप इस्तेमाल ताजमहल के एरिया में नहीं कर सकते हो. तो समझ में आया ये सब किस लिए किया गया है? ये सब किया गया है ताजमहल को बचाने के लिए. तो डिस्कस विद योर एल्डर
and see what they have to say about the condition of the Taj 20 or 30 years ago. Try to procure a picture of Taj Mahal for your scrapbook. तो बच्चों आप जो हो अपने जो बड़े हैं आपके उनसे आप पूछो कि 20 और 30 साल पहले ताजमहल की क्या स्थिति और आज ताजमहल की स्थिति क्या है। तो समझ में आया ताजमहल को किससे बचाना है, पोल्यूशन से बचाना है। ये ताजमहल पोल्यूशन से नहीं बचेगा तो वो कैसा हो जाएगा, सफ़ेद की बजाय पीला हो जाएगा। और पीला किस लिए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी गैसेस हैं उसके द्वारा वो पीलापन उसके अंदर आ रहा है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे हम जानेंगे। तो बच्चों यू नो दैट द सन्स रे वार्म द अर्थ सरफेस a part of radiation that fall on the earth is observed by it and a part of reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiations further warm the earth. If you have seen a greenhouse in nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping the radiations by the earth atmosphere is similar. That is why it is called greenhouse effect. Without this process, life would not have been possible on the earth. But now it threatens life. CO2 is one of the gases responsible for this effect. You know that CO2 is one of the component of air. You have also studied the role of carbon dioxide in plant. But if there is excess of CO2 in the air, it act as a pollutant. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस पहले तो ये जान लीजिए ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है। तो जब हम आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे क्या होता है, जब पत्तियां जो हैं सूर्य की ऊर्जा को सोखती है तो कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो समझ में आया बच्चों। लेकिन क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है उतनी ही लेंगे जितनी की उनको ज़रूरत है। लेकिन यदि वो ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पौधे तो उतनी ही लेंगे जितनी उनको ज़रूरत है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस गैसेज उसी को बोलते हैं क्योंकि वो पौधों को ग्रीन रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पौधे सिर्फ उतनी ही इसीलिए हमें कहा जाता है ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे क्यों नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन यदि पौधे कम हो गए तो हमारे एटमॉस्फेयर में किसकी ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। यदि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 वो ऑब्जर्व करेंगे और हमें O2 देंगे। तो समझ में आया बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट हमारे जीवन में क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो ग्रीन हाउस गैसेज वो अपने अंदर ऑब्जर्व करती है और हमें O2 देती है। तो इसलिए जो है पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। यदि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ऑब्जर्व हो जाएंगी। तो समझ में आया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं अगले चैप्टर में आपको अगले पार्ट में आपको कराऊंगी। तो यदि आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।